हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने भारत के सामान्य परिचय पर देखा कि जो भारत है वो पूरे संसार का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% रखता है। इसके साथ साथ हमने देखा कि यहाँ जो जनसंख्या है 17.5% है पूरे विश्व की जनसंख्या की। और इसका हमने अक्षांशीय विस्तार देखा, देशांतरीय विस्तार देखा। तो अक्षांशीय विस्तार में जैसे हमने देखा कि जो इसकी मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और हमने ये भी देखा कि जो इसका दक्षिणतम बिंदु है फ्रेंड्स, तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। इसके साथ हमने देखा कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। हमने मानक समय देखा, तो मानक समय हमने देखा कि 82 डिग्री 30 मिनट का जो समय है वो मानक समय है, जो कि 0 डिग्री से जो कि जाती है इंग्लैंड से, उससे लगभग 5.5 घंटे हम लोग आगे हैं। इसके बाद हमने सीमावर्ती देशों को भी देखा, तो देखा कि बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्र से मिलती है। और इसके साथ हमने देखा इसके पिछले वीडियो में कि उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश है वो कैसा है भारत का। तो इसी के आगे चलिए हम अब नए टॉपिक में जो आते हैं उसको देखते हैं। तो हमने देखा था कि जो अटल सुरंग बनी है फ्रेंड्स, तो अटल सुरंग जो है वो सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो अटल सुरंग है फ्रेंड्स, ये रोहतांग जो है दर्रा, एक प्रकार से रोहतांग दर्रा भी है, तो उसी में बनाई गई है। तो ये हिमाचल प्रदेश में है और इसकी जो लंबाई है वो 8.02 किलोमीटर है। जास्कर लद्दाख, पश्चिमी पीर पंजाल एवं पूर्वी पीर पंजाल में से किस पर्वत श्रेणी को अटल सुरंग जो है वो पार करती है? तो देखिए, पूर्वी पीर पंजाल, जो पीर पंजाल श्रेणी है इसको ही पार करती है ये हमारी अटल सुरंग। कश्मीर घाटी स्थित है, तो कश्मीर घाटी कहाँ है? देखिए, बृहद हिमालय यानी कि हिमाद्री व पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है। और कश्मीर घाटी जो है ये कुछ विशेष प्रकार के, जैसे कि केसर है, तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्साई चीन का जो भाग है फ्रेंड्स, ये कहाँ पे है? ये है लद्दाख में। अक्साई चीन का मतलब ये है कि चीन द्वारा अधिकृत जो भारत का भाग है वो कहाँ पे है? लद्दाख में है। वर्तमान लद्दाख क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये जम्मू कश्मीर के साथ में था। अगर हम ग्रेट हिमालय जो है हमारा, उसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके साथ साथ में कहीं पर अब इसकी 8,850 मीटर भी ऊंचाई अब देने लगे हैं। हिमाचल पर्वतीय है, जो हिमाचल है या हिमाचल पर्वत है, तो इसका देखिए पर्यायवाची क्या है? तो इसका है ये मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। हमने देखा था कि जो हिमालय है, तो हिमालय को हमने देखा कि ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय और फिर मध्य हिमालय, और इसके बाद में हमने देखा था कि नीचे उसके शिवालिक श्रेणी आती है। तो ये 4 भाग जो है, तो इसी में से जो ग्रेट हिमालय वाला पोर्शन है, ये ग्रेट हिमालय वाला पोर्शन जो कि उसके नीचे हिमाचल वाला क्षेत्र है, तो ये क्या है कि ये मध्य हिमालय का भाग है। भारत में अरावली, विंध्याचल श्रेणी एवं हिमालय श्रेणी तथा पूर्वी घाट में से नवीनतम कौन सी है? तो नवीनतम है हिमालय। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। इसके साथ अगर हम देखें कि जो विंध्याचल की श्रेणी है या फिर हमारे गोंडवाना लैंड का जो क्षेत्र है, पठारी भाग है, वो क्या है? हिमालय से पुराना है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो मणिपुर की जो पहाड़ियां हैं उनसे घिरा हुआ एक मैदान है, एक बेसिन है, जिसको हम इम्फाल बेसिन के नाम से जानते हैं। तो ये कैसा मैदान है? ये है फ्रेंड सरोवरीय मैदान। तो ये सरोवरीय मैदान की कैटेगरी में आता है। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में सही कथन है, तो ये है कि देखिए, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं और बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो ये जो लघु हिमालय है, तो लघु हिमालय में क्या है कि समुद्री जीवों के हमें जीवाश्म मिल जाते हैं, और उसके नीचे जब हम आते हैं, शिवालिक श्रेणी में आते हैं, तो वहाँ पर हमें मानव सभ्यता के अवशेष मिल जाते हैं। अब देखिए, ये समुद्री जीवों के क्यों वो मिलते हैं? इसलिए मिलते हैं फ्रेंड्स कि जब हिमालय नहीं था तो उसके पहले यहाँ एक टिथित सागर हुआ करता था, टिथित सागर। तो जो टिथित सागर, देखिए टिथित जो भू संरचनाएं होती हैं, इनको पर्वतों का पालना कहा जाता है।
अब टेसित जो भूसन्नति थी इसी से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। इसलिए चूंकि वो भूसन्नति जुड़ी थी हमारे समुद्री क्षेत्र से, एक प्रकार से जुड़ी थी, तो वहाँ पर समुद्री जीव थे और जब वो किसी ये दबाव पड़ने के कारण उसमें दब गए तो ये इस प्रकार से वहाँ पर जीवाश्म के रूप में हमें उपलब्ध हो जाते हैं, मिलते हैं। सत्य कथन है यहाँ पर देखिए कि भारत में हिमालय 5 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है और पश्चिमी घाट केवल 6 राज्यों में फैला हुआ है। पुलिकट जो झील है वो केवल 2 राज्यों में है और 2 राज्यों में किसमें, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। तो देखिए जो हिमालय है हमारा वो 5 से अधिक राज्यों में फैला है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो जम्मू कश्मीर से लेके और हम वहाँ अरुणाचल प्रदेश और उसके नीचे अगर हम देखते हैं तो पटकाई बूम की जो पहाड़ियाँ हैं एक श्रृंखला चली जाती है, तो वहाँ तक ये फैला हुआ है। तो भारत का ये जो हिमालय है ये 5 राज्यों से अधिक में फैला हुआ है। वहीं अगर हम पश्चिम घाट की बात करें तो ये 6 राज्यों में फैला है। लेकिन ये पुलिकट झील देखिए जो है, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है, तो ये 2 राज्यों से मिलती है। हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से किसका हिस्सा नहीं है? तो डेफिनेटली ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है फ्रेंड्स। बाकी क्या है कि ये हिस्सा है किसका, हिमालय का। हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिम घाट, विंध्याचल श्रेणी में से कौन सी भारत की नवीनतम है? तो देखिए हिमाद्री श्रेणी क्या है कि ये नवीनतम श्रेणी है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है और हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो देखिए ये यहाँ पर कथन और कारण दिए हुए थे, तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं तथा जो यहाँ पर कारण है वो कथन की व्याख्या करता है। क्योंकि देखिए जो भारत में सर्वाधिक सघनता भूकंप, मतलब भूकंप जहाँ आने की संभावना ज़्यादा है, तो वो कहाँ पे है, वो हिमालय में है। और हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र हैं, इसलिए यहाँ पर भूकंप आने की संभावना ज़्यादा होती है। हिमालय के किस भाग पर करेवा भूमि पाई जाती है? तो देखिए करेवा भू आकृतियाँ जो हैं वो कहाँ पे हैं, वो कश्मीर हिमालय में है। तो करेवा जो है ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र भी थे, तो ये कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं। कैलाश पर्वत श्रेणी जो स्थित है वो कहाँ पे है, तिब्बत में है। और ये कैलाश पर्वत श्रेणी को हम आगे जब देखते हैं तो कैलाश मानसरोवर जो है, जहाँ की जो कि बहुत पवित्र स्थल है भगवान शिव का, तो वो तिब्बत में स्थित है। चोओयू लाहत से अन्नामलाई एवं सिरुमाली में से वह पर्वत श्रृंखला जो हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, तो वो कौन सी है, वो है चोओयू एवं ल्हासे पर्वत श्रृंखला। ये हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। दक्षिण एवं मध्य भारत की जो पर्वत श्रेणियां हैं, पहाड़ियां हैं, वो देखिए अभी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो जो दक्षिण भारत है हमारा वहाँ पर भी देखिए पर्वत हैं, और दक्षिण भारत में हम देखें तो ये पठारी प्रदेश भी है। तो वहाँ कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो भारत में देखिए सबसे जो प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो तो अरावली ही है, और ये अपशिष्ट पर्वत के रूप में भी अब उपस्थित है, क्योंकि ये बहुत पुराना पर्वत है और ये अब धीरे धीरे क्या है कि क्षतिग्रस्त हो रहा है, इसलिए इसका जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे अब उस तरह नहीं रह गया जैसे पहले था। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियां स्थित हैं। तो अरावली कहाँ पे है, राजस्थान में। क्योंकि देखिए राजस्थान हो गया, आगे ये दिल्ली तक जो फैली हुई क्षेत्र है तो ये अरावली श्रेणी का ही है। तो राजस्थान से लेके ऊपर दिल्ली तक ये फैला हुआ है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु देखिए क्या है, तो 600 से 570 मिलियन वर्ष कि इनकी आयु हो सकती है। इसका मतलब है कि ये जो है ये बहुत ही पुरानी श्रृंखला है जो कि अब अपशिष्ट रूप में हमें देखने को मिलती है। हिमालय, किलिमंजारो, एटना एवं अरावली में से रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। तो रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण कौन सा है, अरावली। वही मतलब कि अवशिष्ट पर्वत एक प्रकार से ये अब हो गया है। देश में हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीप पठार एवं पूर्वी तटीय मैदान में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक प्राचीन है? तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र है जो वो सबसे
प्राचीन है क्योंकि वो गोंडवाना लैंड का भाग है। हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि एक पैंजिया नाम की जो भूमि थी वो दो भागों में जब बटी थी, तो उत्तर वाला भाग अंगारा लैंड और नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड था। वही जो गोंडवाना लैंड है उसी का जो पठारी प्रदेश हमारा वर्तमान में मौजूद है वो उसी का भाग है। तो इसलिए जो पठारी प्रदेश है यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का वाला भाग है वो सबसे पुराना क्षेत्र है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए तो अनामुडी, अनाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी वही प्रायद्वीप का मतलब यही हुआ। देखिए अगर हम भारत का मैप देखें तो यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र फ्रेंड्स आता है ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। और इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? अनाईमुडी सबसे ऊंची है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो सतपुड़ा श्रेणी, देखिए सतपुड़ा जो है वो नर्मदा और ताप्ती, दरअसल ये है कि देखिए अगर हम देखें कि ये हमारी विंध्याचल श्रेणी है, इसके बाद ये सतपुड़ा श्रेणी है, तो यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ हैं, तो नर्मदा इसके बीच से यहाँ से निकल के गई है और ताप्ती नदी इसके नीचे सतपुड़ा के नीचे से निकल के गई है। तो ये नदियाँ यहाँ से निकल के जाती हैं और ये वो नदियाँ हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि ये अपनी भ्रंश घाटी में बहती हुई जाती हैं। ये जो सामान्य हमारा पर्वतीय क्षेत्र का, पठारी क्षेत्र का जो सामान्य एक तल है, नत है, तो उसको ये फॉलो नहीं करती हैं, बल्कि ये जाती हैं अपनी भ्रंश घाटी में बह के और ये अरब सागर में गिरती हैं। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जावदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अनामलाई पहाड़ियों का जो क्रम है ये फ्रेंड्स उत्तर से दक्षिण की ओर है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट फ्रेंड्स कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी पर मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों पे मिलते हैं। अब देखिए अगर हम ये देखें कि अपना जो ये भाग है ये, तो देखिए ये यहाँ का भाग हो गया अपना पश्चिमी और यहाँ का हो गया पूर्वी। तो ये पूर्वी और पश्चिमी घाट ये दोनों जो हैं यहाँ पर आके एक बिंदु पर मिल जाते हैं। इसको हम नीलगिरी की गांठ भी कहते हैं और नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं यहीं पर हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो हमारा पश्चिमी प्रदेश है या फिर हम कहें ये पूर्वी, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आपस में आके नीचे जो मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है। तो नीलगिरी देखिए कहाँ पर स्थित है? ये है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये तीन राज्य जो हैं यहाँ पर नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है। डोडा बेटा चोटी किसकी है? डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की चोटी है। और अभी हमने देखा अनाईमलाई पहाड़ी, तो अनाईमलाई सबसे नंबर 1 की मतलब ऊंचाई में है और डोडा बेटा नंबर 2 पे है। ये दक्षिण भारत की चोटियों की ऊंचाई है। तो अनाईमलाई नंबर 1 में और डोडा बेटा क्या है कि दूसरे नंबर की ऊंची चोटी है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम के लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या है? तो इस पर्वत का नाम है फ्रेंड्स रमन सागर पर्वत। अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में भी स्थित है। तो इनमें से एक ही राज्य में क्या है? अजंता। तो अजंता महाराष्ट्र में है स्थित है और अजंता की गुफाएं भी आप जानते होंगे तो वो भी महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो इनमें से देखिए अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री, तो इनमें से अजंता ही ऐसी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है जो सिर्फ एक राज्य में है। बाकी हम अरावली, सतपुड़ा और ये सह्याद्री की बात करें तो ये एक से अधिक राज्यों में फैली हुई हैं। और यही अजंता जो है, इसी अजंता में अजंता की गुफाएं हैं जो कि बौद्ध तीर्थ के लिए या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित ये गुफाएं बनी हुई हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा के पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? सह्याद्री। मतलब कि जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री नाम से भी जानते हैं। और ये फैला है ऊपर से नीचे। हम देखते हैं कि जो हमारा महाराष्ट्र है नीचे, फिर नीचे तमिलनाडु तक हम चले आते हैं तो ये सारे में सह्याद्री फैली हुई है। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए यहाँ पर हमें दक्षिण से उत्तर की ओर अनुक्रम देखना है। तो सतमाला पहाड़ियाँ,
कैमूर पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ और पीर पंजाल पहाड़ियाँ। इनका जो क्रम है फ्रेंड्स वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। कार्डमन पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है, तो कार्डमन पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु के सीमा पर क्या है कि स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? ये है फ्रेंड्स तमिलनाडु में सेवराय पहाड़ियाँ हैं। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियों तथा सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो देखिए मांडव पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पे हैं? गुजरात में है। यहाँ पर देखिए सही सुमेलन करना है हमें, तो एक तरफ दी गई हैं पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ दिया गया है क्षेत्र। तो महादेव पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मध्य भारत में है। और मिकिर पहाड़ियाँ जो हैं फ्रेंड्स ये पूर्वोत्तर भारत में है। अब देखिए ये जो महादेव पहाड़ियाँ हैं ये जो हमारी सतपुड़ा रेंज है, तो सतपुड़ा रेंज का ही एक भाग है महादेव पहाड़ियाँ। महादेव और एक मैकाल, तो महादेव और मैकाल ये दोनों सतपुड़ा की हैं। इसके बाद देखिए मिकिर पहाड़ियाँ जो हैं ये पूर्वोत्तर भारत में, पूर्व उत्तर का जो क्षेत्र है यहाँ पर 7 स्टेट्स है वहाँ पर ही ये मिकिर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और देखिए धूपगढ़ चोटी कहाँ पे? तो धूपगढ़ चोटी जो है फ्रेंड्स ये है सतपुड़ा रेंज में। और अभी हमने देखा कि सतपुड़ा रेंज में ही महादेव पहाड़ियाँ भी हैं और सतपुड़ा रेंज में ही हमें धूपगढ़ पहाड़ी देखने को मिलती है। पारस पहाड़ियाँ जो हैं, पारसनाथ की पहाड़ियाँ, उनकी ऊंचाई कितनी है? तो वो है 1365 मीटर की ऊंचाई पर पारसनाथ की जो चोटी है इतनी ऊंची है। पहाड़ियाँ और देखिए राज्य दिए गए हैं, तो गारो पहाड़ी कहाँ की है? मेघालय की। गारो पहाड़ी मेघालय की। मेघालय में ही फ्रेंड्स 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। पूर्व से पश्चिम की यदि बात की जाए तो पहले है गारो, पश्चिम में सबसे गारो है, फिर इसके और पूर्व की ओर जाएंगे तो गारो, फिर मिलेगी खासी, फिर मिलेगी जयंतिया। तो इस प्रकार से गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? मेघालय में स्थित है। वही देखिए अगर हम बात करें मिरी, तो मिरी पहाड़ी कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और कोल्लई मलाई है ये तमिलनाडु में है। और डलमा कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये है झारखंड में। तो डलमा पहाड़ी झारखंड में स्थित है। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम एवं नल्लामलाई में से भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो देखिए कार्डमम पहाड़ी जो है ये भारत की सबसे दक्षिणतम है और ये किसमें है? ये तमिलनाडु में मुख्यतः स्थित है। तो ये कार्डमम की जो श्रेणी है ये भारत की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बताना है। तो देखिए पश्चिम से पूर्व का क्रम, तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। अब यहाँ पर देखिए जो सतपुड़ा है, तो सतपुड़ा पर्वत की ही भाग है या श्रृंखला जो है वो एक महादेव है और मैकाल है। तो अगर हम इसको पश्चिम से पूर्व की देखें तो पहले हमें मिलेगी सतपुड़ा, फिर मिल जाएगी महाकाल जो कि इसी का भाग होगा, फिर मिलेगा मैकाल और फिर मिलेगा छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, वैसे भी हम देखें तो झारखंड का क्षेत्र है। और ये जो सतपुड़ा है, तो सतपुड़ा हमारा जो ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र से लेके महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और इसी प्रकार से ये पूर्व की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। और इसके जब और भी पूर्व में हम जाएंगे तो हमें छोटा नागपुर पहाड़ मिलेगा। उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम देखिए बताना है हमें। तो बढ़ता हुआ पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है? महादेव पर्वत श्रृंखला, फिर मैकाल। तो देखिए अभी हमने बात की थी कि जो सतपुड़ा है, तो सतपुड़ा का ही ये भाग हैं दोनों, महादेव और मैकाल। तो महादेव श्रेणी, फिर मैकाल श्रेणी, फिर इसके बाद में छोटा नागपुर वाला हमने देखा तो छोटा नागपुर का आएगा। फिर देखिए इससे और पूर्व में हमने देखा जो उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र है, तो वो मेघालय वाला क्षेत्र, गारो, खासी, जयंतिया। तो देखिए इसमें खासी आया। तो इस प्रकार से हमें इसको मैप करना है, माइंड में भी हमें इसको बना के रखना है कि जो ये सतपुड़ा श्रेणी है, तो सतपुड़ा श्रेणी जो कि महाराष्ट्र से होके जा रही है, तो ये महाराष्ट्र, फिर इसके बाद जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, फिर इसी प्रकार से पूर्व को बढ़ेगी। तो यहीं पर हमें मिल जाएगा ये महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी और छोटा नागपुर जो कि हमें झारखंड वाले क्षेत्र में मिल जाएगा। इसके बाद और पूर्व में जाना है तो हमें खासी मिल जाएगा, खासी और गारो, खासी, जयंतिया। तो इस प्रकार से इसका पश्चिम से पूर्व का ये क्रम होगा। सही कथन है देखिए यहाँ पर कि पश्चिम घाट दक्षिणी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है और पश्चिमी घाट में अनाईमुडी दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है और नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ
पुरानी रिफ्ट वैली हैं, रिफ्ट घाटी हैं, भ्रंश घाटियाँ हैं। तो देखिए इसमें कई पॉइंट बताए गए। इसमें पहले कहा गया कि जो पश्चिम घाट है इसका जो दक्षिण में अपेक्षाकृत क्या है कि ज़्यादा ऊंचा है। यहाँ से अगर हम इसको इस तरह से मैप में देखें तो यहाँ इसकी ऊंचाई कम है और नीचे को जैसे हम जाते जाएंगे तो यहाँ ऊंचाई बढ़ती जाएगी, और तभी यहाँ पर हमें अनाईमुडी और डोडा बेटा दो जो हैं वो ऊंची चोटियाँ मिलती हैं। तो अनाईमुडी हमने देखा था कि दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है और डोडा बेटा जो है दूसरे नंबर की थी। तो यहाँ वो कहाँ पे है, दक्षिण में ही है। तो जब हम यहाँ नीचे की तरफ जाएंगे तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसके बाद देखिए ये इसी में बताया ही गया है आगे कि अनाईमुडी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। और फिर बताया गया कि ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में निकलती है। हमने बात ये की कि जैसे ये विंध्याचल श्रेणी है, ये सतपुड़ा श्रेणी है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहती है नर्मदा, और फिर और नीचे आओ तो ये मिल गया हमें क्या, सतपुड़ा, और सतपुड़ा के नीचे जो है ये ताप्ती नदी बहती है। और ये कहाँ को बहती है, ये बहती है पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली अपनी भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदियां हैं। और रिफ्ट घाटी भारत की सबसे, अगर ये बात की जाए कि सबसे लंबी नदी जो कि रिफ्ट घाटी में बहती है और पश्चिम की ओर जाती है, तो वो अपनी कौन सी नदी है, वो नर्मदा नदी है। पश्चिम घाट के संबंध में सही कथन यहाँ पर दिए गए हैं कि यह एक भ्रंशोत पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, और इसका उत्तरी खंड जो है मालवा वाला बेल्ट, ये क्या है कि एक बेसाल्ट आच्छादित क्षेत्र है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो ये पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, ये क्षेत्र, तो ये क्या है कि एक प्रकार से भ्रंशोत पर्वत है। भ्रंशोत पर्वत इसलिए है, हमने शुरू वाले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारी जो ये भारत की भूमि है ये उत्तर की ओर क्या हुई है, विस्थापित हुई है। तो ये उत्तर और थोड़ा सा पूर्व की ओर विस्थापित हुई है। तो जब ये विस्थापन हुआ तो विस्थापन की वजह से यहाँ का जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, ये वाला, ये टूटा यहाँ से। तो टूटने के कारण एक भ्रंश पैदा हुआ, इसे ही हम कहते हैं भ्रंशोत पर्वत। तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया, पश्चिम वाला क्षेत्र, ये कैसा हो गया, भ्रंशोत हो गया। तो भ्रंशोत पर्वत है ये एक प्रकार से। और इसके बाद देखिए इसमें कहा गया है कि इसका जो उत्तरी भाग है, तो यहाँ वाला जो बेल्ट है, ये उत्तरी भाग, ये वाला क्षेत्र है, तो ये लावा से बना हुआ क्षेत्र है, बेसाल्ट का क्षेत्र है ये। और ये मालवा वाला जो क्षेत्र है ना पूरा, ये बेसाल्ट का क्षेत्र है एक प्रकार से। तो यही इसमें से ये सही कथन बताए गए हैं। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाई कनाल जो फ्रेंड्स है वो है पलानी पहाड़ी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। मुकंदरा पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत एवं गिरवा पर्वत में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान के विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार हैं? तो ये मुकुंदरा पहाड़ियाँ जो हैं ये विंध्यन पर्वत का भाग हैं। गलीकोंडा, सलहेर, सिंकराम गट्टा एवं मादुगुल्ला कोंडा में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट पे अवस्थित नहीं है? तो इसमें से देखिए जो यहाँ पर सलहेर जो है, ये सलहेर जो है ये पूर्वी घाट की नहीं है। बाकी यहाँ पर देखिए गलीकोंडा, सिंकराम गट्टा और मधुगुल्ला कोंडा, ये सब क्या है कि पूर्वी घाट की चोटियाँ हैं, पर्वत चोटियाँ हैं। यहाँ पर देखिए सही सुमेलन हमें करना है, एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ दिया गया है सबसे ऊंची चोटी। तो देखिए यहाँ पर केरल में क्या है कि ये अनाईमुडी, हमने देखा था कि दक्षिण की भी सबसे ऊंची चोटी है, और अनाईमुडी कहाँ पे है, केरल में है। तो केरल की सबसे ऊंची चोटी हो गई अनाईमुडी। इसके बाद देखिए नागालैंड, तो नागालैंड में क्या है कि सारामती जो है नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद उत्तराखंड में है नंदा देवी, तो नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड का सबसे ऊंचा है। फिर तमिलनाडु का डोडा बेटा, तो हमने देखा था कि डोडा बेटा जो है वो दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु पे। और सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की वो केरल में अनाईमुडी स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है फ्रेंड्स धूपगढ़, और हमने देखा था कि सतपुड़ा में ही धूपगढ़ स्थित है। राजस्थान की जो चोटी है वो कहाँ पे है फ्रेंड्स, सबसे ऊंची है वो है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की है। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला सही क्रम है। तो क्या है देखिए, बड़वानी की पहाड़ियाँ,
महादेव पहाड़ियाँ और मैकाल पहाड़ियाँ। महादेव और मैकाल को हमने पहले भी देखा है। इसके अगर और भी पश्चिम में जाएं तो हमें कौन सी पहाड़ियाँ मिल जाती हैं? ये बड़वानी पहाड़ियाँ मिल जाती हैं। अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डमम एवं सेवरा पहाड़ियों में से कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। तो कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ कार्डमम पहाड़ियाँ हैं, जो कि हमने देखा था कि दक्षिण की पहाड़ियाँ हैं। कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग एवं गिरनार में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो यहाँ पर देखिए गिरनार पर चाय बागान नहीं है। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो अन्य जैसे कि कानन देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग, तो इनमें चाय बागान स्थित हैं। यहाँ पर देखिए फिर से हमें क्या करना है? सुमेलन करना है। तो एक तरफ पर्वत पहाड़ी दिया है, दूसरी तरफ भारतीय राज्यों की अवस्थिति। तो बटेश्वर पहाड़ी, बटेश्वर कहाँ पे है? ये है फ्रेंड्स बिहार में, और यहाँ पर बटेश्वर में मेला भी लगता है एक। और चिन श्रृंखला ये कहाँ पे है? मणिपुर में है चिन श्रृंखला, और ये म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत है। इसके बाद में धोसी पहाड़ी, तो ये है हरियाणा, जो कि महेंद्रगढ़ है, और वेल्लारी गुट्टा जो है ये है कर्नाटक में। तो इस प्रकार से ये इनकी स्थितियां हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अपना अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पर्वत चोटियों को। तो इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में। और आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में भी आई होंगी, और ये महत्वपूर्ण भी बहुत है फ्रेंड्स। यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो कलेक्शन है ये कई एग्ज़ामों का कलेक्शन है। आप जानते ही होंगे कि घटना चक्र जो है वो किसी भी अच्छे एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।